नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार जारी रखते हुए साइंस के अगले लेसन में हम पहुंच गए हैं। ये लेसन है 12वां लेसन और इसमें हम पढ़ेंगे पादप एवं जनन। दोस्तों, ये एनसीईआरटी के 7वीं क्लास का पाठ्यक्रम है। तो क्लास 7 के पाठ्यक्रम को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पादपों में जनन। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप एवं जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतान की संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए, प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों के मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादपों के कायिक अंग कहलाते हैं। मतलब कौन कौन से कायिक अंग कहलाएंगे? कायिक अंगों की बात अगर करें तो ये क्या हो जाएंगे? मूल, तना और पत्तियां। ये 3 चीजें क्या होती हैं? ये पादप के अंग होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कायिक अंग। मतलब एक पेड़ है, उस पेड़ को अगर आप देखो तो पेड़ को क्या है, अगर एक पेड़ को अगर आप लगाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये उसका मूल, ये उसका तना और ये उसका पत्तियां। तो इसे इन तीनों चीजों को अपन क्या बोलते हैं? कायिक अंग। कायिक अंग समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। अब जो पेड़ खिल जाता है, पन जाता है, उस स्थिति में उसमें क्या निकल आते हैं? दोस्तों, एक फूल निकल आते हैं। अब इन फूलों की क्या कहानी है? इन फूलों को जब निकलते हैं, जब वो अपने लिमिट के हिसाब से क्या हो जाते हैं? पूरे खिल चुके होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पुष्प का खिलना। अब आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों में पुष्पित होते देखे होंगे। ये पुष्प के बाद आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादपों में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप के जनन का क्या कार्य करते हैं? मतलब जो पुष्प है वो पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। जो पुष्प हैं वो पादप के क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। कुछ पौधों में आपने देखा होगा, जब उनमें फूल खिलते हैं और फूल पूरी तरीके से विकसित हो जाने के बाद उसमें से क्या निकलने लगते हैं? बीज निकलते हैं। और उन बीजों के कंप्लीट सूख जाने के बाद वो बीज क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली उस जमीन पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद वहां से फिर क्या होता है? एक नया पौधा जनरेट होता है और उस पौधे से फिर बीज निकलते हैं। और ये जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है और इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं? नए नए पौधे उसी प्रजाति के प्राप्त होते रहते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। मतलब एक जो पुष्प की, जैसे इंसानों की अलग वैरायटियां होती हैं, जंतुओं की अलग वैरायटियां होती हैं, वैसी पादपों की अलग वैरायटियां होती हैं। इसमें कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें दोनों नर और मादा जनन अंग दोनों क्या होते हैं? उनमें विकसित होते हैं और इनका वो उपयोग सेल्फ करते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अपन शुरू करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों को उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो कि बीज जो जनन व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा हो जाती है? बीजों के, मतलब ये बिना बीजों के, है ना? पादप बिना बीजों के ही अपने पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। तो बिना बीजों के कैसे उत्पन्न करेंगे? इनको अपन क्या कहेंगे? अलैंगिक। जबकि लैंगिक जनन में पादपों को बीजों की आवश्यकता होती है और ये बीजों से प्राप्त होते हैं। तो लैंगिक जनन में बीजों की आवश्यकता होगी और अलैंगिक जनन में बीजों की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसको डीपली पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। मतलब अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। ना ही बीजों की आवश्यकता है, ना बीजाणुओं की आवश्यकता है, और उनके बिना ही उनको उगा दिया जाता है। पहली ये समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसे कभी गन्ना, आलू या गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानती थी कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। वह जानना चाहती थी कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं।
जो जनन होता है इसमें वो उसके कायिक भागों से होता है, इसलिए इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। लेकिन ये कौन सा प्रवर्धन होता है? अलैंगिक जनन। इसमें क्या होते हैं? पादप मूल, तने, पत्ती और कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा पादप बनाते हैं। क्रियाकलाप 12.1 गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग होता है जहां से पत्तियां निकलती हैं। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए, इसकी वृद्धि को देखिए, नोट कीजिए कि जड़ यानी मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं। देखो इस तरीके की एक कलम ने, जो कलम काटने का तरीका क्या होता है कलम काटने का जो तरीका होता है दोस्तों, देखो कुछ जो कलम होती हैं उनमें जो थोड़ा सा पर्व संधि मतलब जो है कहीं से निकलना शुरू होती हैं, पत्तियों निकलने की जहां शुरुआत होती है उसे नीचे की तरफ से काटते हैं, ताकि जब इसे अपन मिट्टी में गड़ाएं तब क्या होता है वो इस जगह से क्या होती है आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रक्रिया को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट करिए। मनी प्लांट को भी अपन इसी तरीके से उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्प को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु भी कलिकाएं यानी मुकुल कहलाता है। ये कलिकाएं प्रारोह यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। मतलब समझ में आया? पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त मतलब आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा जिसमें से फूल खिलते हैं। अब पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष जहां पत्ती से पर्व संधि के जुड़ाव का बिंदु होता है, जहां से पत्तियां जुड़ी होती है और वहीं से क्या होता है नई पर्व संधि निकलती है, जहां से नई पत्तियां निकलती हैं, से भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। और ये कलिकाएं प्रारोह यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती है। छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं वहां से विकसित होती है, कायिक कलिकाएं कहते हैं। कली में से एक छोटा तना होता है जिसमें चारों ओर अपरिपक्व पत्ती परिपक्व पत्ती एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्रियाकलाप 12.2 एक ताजा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका और कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख आवश्यक हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान से कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबा रखा है। कुछ दिनों बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आपने क्या देखा? इस प्रकार आप अदरक और हल्दी भी उगा सकते हैं। देखिए अदरक और हल्दी कैसे उगाई जाती है। इनमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत दिन तक अगर आलू रखा रहे तो उसमें क्या हो जाती है, आंख पड़ जाती है। वहां पर क्या हो जाता है, वो आंखें मतलब उसमें प्रवर्धन होने की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे आलूओं को क्या करते हैं अपन, इनके पार्श्वली काट लीजिए। इनको काटने के बाद इन्हें जमीन में गड़ा दीजिए। जब आप इन्हें जमीन में गड़ाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से पनपने लगेंगे और नए आलूओं का जन्म होगा। इसी तरीके से क्या हल्दी और अदरक को भी उगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात अपन ने जानी। बायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा के पत्तों के किनारों में गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका यानी मुकुल नए पादपों को जन्म देती हैं। कुछ पादपों की जड़ यानी कि मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डहेलिया यानी कि डालिया। देखिए ये क्या है, बायोफिल्म की पत्ती यानी पत्थर चट्टे की पत्ती है जो जमीन पर गिर जाने के बाद इसकी पत्तियों से भी नए पौधे निकल आते हैं। कैक्टस जैसे पादपों के वे भाग हैं वो जो मुख्य पादप से अलग यानी विलग्न हो जाते हैं और नए पादपों को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादपों के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। बूझो जानना चाहता है क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं और नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनक द्वारा उत्पन्न होने वाले पादपों में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनक के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है जिसमें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी अर्थात जनन करने लगता है। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका एक कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं कि यह जनन कैसे करता है। क्रियाकलाप 12.1
12.3 शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शन किए जाने के लिए बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसके किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसे 1 चम्मच शक्कर डालकर इसमें जल में घोल दें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे पश्चात इसके द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें। आपको क्या दिखाई देगा? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। देखिए ईस्ट जो होता है कुछ इस तरीके के ईस्ट की कोशिकाएं, विकसित होता हुआ मुकुल, नवीन मुकुल और मुकुलन श्रृंखला, है ना। तो ये इस तरीके से क्या होते हैं, ये ईस्ट जो है वो बहुत तेजी से पनपते हैं। ईस्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटा वाल्व जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग होकर ये नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिकाएं विकसित होकर परिपक्व हो जाती हैं और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। और यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। आइए जानते हैं खंडन के बारे में। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग की अवपंखी गुच्छे यानी कि फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। आपने देखा होगा जो जहां पर तालाबों के किनारे कीट लगी होती है जिस पर आप फिसल भी जाते हैं, ये शैवाल होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करता है और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों की वृद्धि करते जाते हैं। इस प्रक्रम में निरंतर चलता रहता है ये, और कुछ ही समय बाद शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बीजाणु निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उत्पन्न हो जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वे वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन भी करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों, ये कवक के बीजाणु है, देखिए कवक जाल, और ये जो है बीजाणु जैसे ही फूटते हैं तो ये क्या है, लंबी दूरी तक तय कर सकते हैं। मैंने जो अभी उसमें पढ़ के आपको सुनाया। बीजाणुधानी पुंज, ये देखिए ये जो है ये बीजाणुधानी पुंज है और बीजाणु उत्पन्न करने वाला ये क्षेत्र है जहाँ से लगातार जो है वो उत्पन्न होते हैं। फन या बीजाणु द्वारा जनन। तो इसके आगे बढ़ते हैं। को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। मांस या फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन, शुरू करते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अभी अपन ने पढ़ लिया, उसमें क्या था कि जिसमें बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगा, अभी अपन को बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जहां बीजों की आवश्यकता पड़ेगी वहां कहानी बदल जाएगी। शुरू करते हैं अब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। ठीक है। क्रियाकलाप 12.4 सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर को विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं। कौन कौन से? मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे जो हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। और नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादप पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर के परागकोश एवं तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को जन्म बनाते हैं। स्त्री केसर में वातिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। आगे बढ़ते हैं। बूजो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। आइए जानते हैं परागकण। सामान्यतः परागकण में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहकर लाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प
पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं और परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इसको जरा समझा देता हूं आपको। देखिए ये पुंकेसर है, इससे पहले अपन ने ये देख चुके हैं। इसमें ये जो है वो पुतंतु, इसमें ये जो एक पुतंतु है, इस पुतंतु के सबसे ऊपर परागकोश लगा होता है ना, परागकोश। परागकोश के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर के ऊपरी वाला हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिका है। और ये यहाँ पर अंडाशय होते हैं जहाँ बीजांड भरे होते हैं। इसको अपन ने काट के जो सेक्शन दिखाया, इसमें क्या होते हैं, वर्तिकाग्र, ये अंडाशय में बीजांड होते हैं। तो ये स्त्री केसर वाला सेक्शन है। अब आगे बताते हैं हम आपको। इसमें देखिए यहाँ पर जो है वो पुष्प के पुष्प के परागण के बारे में बता रहे हैं। अब पुष्प के परागण की कहानी क्या है भाई, देखो ये स्वपरागण हो रहा है और यहाँ पे परपरागण हो रहा है। स्वपरागण और परपरागण की क्या स्थिति है, देखिए यहाँ पर जो है वर्तिकाग्र, यहाँ पर ये देखिए ये वर्तिकाग्र है, बीच वाला हिस्सा ये परागकण है। ठीक है, तो परागकण क्या है, वर्तिकाग्र में जब गिरते हैं तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, स्वपरागण कर लेते हैं। परंतु अगर कोई और परागकोश है ना, परागकण जो है वो वर्तिकाग्र में आके गिरता है तो वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं निषेचन के बारे में। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिकाओं युग्मनज कहलाती हैं। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मकों का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होते हैं, मतलब ये कि एक नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। मतलब एक नर और एक मादा युग्मकों का मिक्स होना निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। अब इस चीज को आगे बढ़ाता हूं और इसे बताता हूं। देखिए निषेचन युग्मनज निर्माण कैसे होता है। ये जो हिस्सा है इसमें क्या है, ये अंड कोशिका है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देख रहे होंगे ये अंड कोशिका है। अंड कोशिका में ऊपर की तरफ अंकुरित होता हुआ परागकण, जो परागकण है वो यहाँ पर है। अब ये यहाँ से क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा और ये अंदर की तरफ जब ये पराग नलिका के माध्यम से अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर जाने के बाद ये अंड कोश में स्थापित हो जाएगा। और स्थापित होने की ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। युग्मनज जनरेट करने का एक विधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज के एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट इत्यादि। देखिए ये एक सेब के बारे में दिखाया हुआ है, सेब का एक भाग और एक बादाम का भाग। तो ये सेब के भाग हैं, इनमें क्या हुआ, ये इस प्रक्रिया के बाद जब ये फल बना तो ये फल को अपन क्या बोल सकते हैं, सेब। इसी तरीके से दूसरा फल है जिसका नाम है बादाम। तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या जनरेट करती है, बीजों को। बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन में पढ़ते हैं अपन, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोविध नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों का बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादपों के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है और प्रकीर्णन पादपों को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक करता है ताकि वे नए आवास में अपना पकड़ बनाए रखने में समर्थ हो सकें।
तो देखिए, प्रकृति का एक बहुत अच्छा नियम है जो सभी के लिए समान रूप से है कि जो भी मतलब नए नवनिर्मित जो पौधे जन्म होते हैं, नवनिर्मित जो भी जीव जंतु पुष्प जो भी जन्म होते हैं, उन सभी का एक स्थान पर अगर लंबे एक ही स्थान पर हो तो प्रकृति का जो है वो संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा, सभी एक दूसरे से अपनी प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे, स्वयं के जीवित रखने की प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे। और यही चीजें बचाने के लिए प्रकृति के नए नियम जो जनरेट होते हैं, जिसमें अभी अपन ने पढ़ा कि इस नियम के माध्यम से क्या होता है कि बीज प्रकीर्णन के माध्यम से क्या होते हैं, यहां वहां फैल जाते हैं और फैलने के बाद उन्हें प्रकृति के अन्य स्थानों पर एक जगह प्राप्त होती है जिसमें वो तेजी से फलते फूलते और आपने हम और आप तक अच्छे सुंदर और प्यारे फूल और जो फल हैं वो प्रदान करते हैं। चलिए वापस मैं अपने पाठ पर आता हूं। चित्र 12.13 सेहिजन यानी ड्रमस्टिक और द्विफल यानी कि मैपल के बीज। देखिए यहाँ पर ये दो चीजें दिखाई गई हैं, इन दोनों के ए और बी के ऑप्शन दिए हुए हैं। इन दोनों ऑप्शनों में दो सहीजन और द्विफल के जो बीज हैं वो बताए गए हैं। तो ये इन बीजों से क्या जनरेट होता है और कैसे जनरेट होता है अभी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहीजन यानी ड्रमस्टिक द्वारा द्विफल तथा द्विफल मैपिल जैसे पादपों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीजों अथवा आंख मदार के रोम युक्त बीजों और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन में के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है, विशेष रूप से कटंक यानी कांटेदार बीज जिनके हुक जैसी संरचना होती है, जिससे ये बीज जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनका उदाहरण यूरेना और जेंथियम है। देखिए आपने कुछ इस तरीके के ये भी देखे होंगे जो क्या होते हैं, सूरजमुखी का रोमयुक्त फल है और जो मदार है यानी आग के रोमयुक्त बीज हैं, इन सभी को आपने देखा होगा। ये आपको हर जनरली मिल जाते हैं देखने। जेंथियम आपने देखा होगा, ये हर कब मतलब अपने जब अपन कभी किसी छोटी झाड़ी और जंगलों के छोटे मोटे एरिया से अगर अपन गुजरते हैं तो अपने पैरों के आसपास से जो है वो फल चिपक जाता है और अपन इसे हटाते हैं, हटाना पड़ता है, स्वयं नहीं हटता है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और बीज पादप से दूर जाकर गिरते हैं और एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों जो आज हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा पादपों में जनन और इस जनन की प्रक्रियाओं को हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी। पर ये जो पाठ हैं, ये जो साइंस है, ये एक बार पढ़ने की नहीं होती है। हमें और आप बहुत अच्छे से जानते हैं विज्ञान हमेशा नित्य प्रतिदिन पढ़ने का एक क्रम है और इसे समझने के लिए आपका मानसिक रूप से स्ट्रांग होना आवश्यक है। साथ में इन चीज़ों को करने के लिए क्रियाकलाप दिए गए हैं और इन्हीं क्रियाकलाप का करना अति आवश्यक है, जिससे आप ये जान पाएंगे कि वास्तव में ये हो क्यों रहा है। और जो व्यक्ति इस चीज को बाय प्रैक्टिकली करेगा या जो बच्चा इस चीज को करेगा बाय प्रैक्टिकल में, इसे जैसा इसमें कहा गया है, वो वास्तव में बहुत अच्छे से एक बार में ही ये सब चीजें जान और समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इस किताब में लिखा हुआ है कि सरसों के पौधे के पुष्प को देखिए, तो क्या कभी आपने सरसों के पौधे को देखने की कोशिश करी? जब तक आप उस सरसों के पौधे को, सूरजमुखी के पौधे को, गुलाब के पौधे को नहीं देखोगे, उन चीजों को नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तो आप कभी भी विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। अब मैं ये आपसे नहीं कहता कि दिल को निकाल के उसके आलिंद और निलय देखिए, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तव में प्रकृति के कुछ चीजों को हम कर सकते हैं उनके बारे में इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अपने टीचर, अपने से बड़े या अपने साथ के उन दोस्तों के साथ मिलकर इन चीजों को बाय प्रैक्टिकली करने का अवसर ढूंढिए और इन्हें करने की कोशिश करिए। ये वास्तव में आपको बहुत अच्छे से नई चीजें सिखाएंगे और ऐसी चीजें आपको ताउम्र याद रहेंगी क्योंकि आपने उसे बाय प्रैक्टिकल फॉर्म में किया है, यानी कि एज अ एक्टिविटी किया है। तो इस एक्टिविटी को करिएगा जरूर। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मैसेज करिए, मुझे कमेंट करिए। मैं आप सभी के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं, आपके साथ बना हुआ हूं। आइए कुछ मुख्य शब्द के बारे में देखते हैं। अलैंगिक जनन जो क्या होते हैं, बीजों के द्वारा नहीं होते हैं। मुकुलन अभी अपन ने पढ़ा। भ्रूण, प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागकण। लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकोण, स्त्री केसर, पुंकेश्वर। इन सभी शब्दों के बारे में दो दो लाइन लिखने की कोशिश करिएगा जब आप पूरा पाठ पढ़ लें। आइए जाने आपने क्या सीखा।
सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जो भी अपनी संतानों को उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया होती है, जनन करना, वो करते हैं। सभी अपने जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए परस्पर ये प्रक्रिया करते आते हैं। पादप में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। मतलब अलैंगिक जनन की कुछ विधियां कौन कौन सी हैं? खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का युग्मन होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों में नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पुष्प पादप का जनन अंग है। पुष्प क्या है? वो पादप का जनन अंग है, जहां से क्या होता है, उनमें जनन क्रिया होती है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। मतलब एक लिंगी पुष्प में या तो नर या तो मादा जनन अंग होता है। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है? नर और मादा जनन दोनों अंग होते हैं। नर युग्मक पराग कणों के अंदर और मादा युग्मक बीजाणु में पाए जाते हैं। मतलब जो नर युग्मक होते हैं और वो कहाँ मिलते हैं? पराग कणों के अंदर, और मादा युग्मक बीजाणु के अंदर। किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण के प्रक्रम को परागण कहते हैं। मतलब किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक अपने मतलब पराग कोश को पहुंचाना या पहुंचना, वो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में परागकण पराग कोश में से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के पराग कोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागकण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। परागण जो है वो पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। परागण क्या कहलाता है? एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक उसके पराग कोश को पहुंचाना। मतलब ये किस विधि से जाता है? पवन, जल या कीटों के द्वारा से। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाते हैं। जो निषेचित होने के बाद अंड बनते हैं वो युग्मनज कहलाते हैं। और युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। और जो युग्मनज होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में जो परागकण है वो परागकोश जो है वो परागण के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो जो एक फल है वो क्या होता है? परिपक्व अंडाशय होता है। जबकि बीजांड यानी बीज में विकसित होता है। जबकि बीजांड यानी कि बीजांड बीज में विकसित होता है। जो बीज होते हैं वो कहाँ पे विकसित होते हैं? बीजांड में। और बीज में विकासशील भ्रूण उत्पन्न होता है। बीजों का प्रकीर्णन जो है वो पवन, जल अथवा जंतुओं द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादपों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल तथा खनिजों के स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। बीज प्रकीर्णन क्या है? मतलब पवन, जल और जंतुओं के माध्यम से इधर से उधर पहुंचना, जिससे क्या होता है? ये सारी चीजें अभी अपन ने जो पढ़ी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया और इस चैप्टर के बहुत सारे बिंदुओं को हमने लिया, इन सभी चीजों को पढ़ा। इसे कई बार सुनिएगा, आपको ये बातें समझ में आएंगी। इसके पहले वाला जो था वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे जो चैप्टर हैं लगातार आपको समझने और जानने आवश्यक है। मैं ओम प्रकाश आप सभी लोगों से जब तक लेता हूं इजाजत, जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है, तो मैं दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।